सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच के अक्सरियत अरकान ने जस्टिस काजी फायज ईसा की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के हवाले से उसको कबूल कर लिया। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत बड़ा झटका मिला है। जो काजी फायज ईसा की जस्टिस हैं उन्होंने अपना पूरा मनी ट्रेल पेश किया। फायज ईसा ने बार बार इस बात को इंसिस्ट किया कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये भी नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी जजेज है वो काजी फायज ईसा को दरख्वास्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 रुकनी बेंच के अक्सरियत अरकान ने जस्टिस काजी फायज ईसा की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के हवाले से उसको कबूल कर लिया। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत बड़ा दचका मिला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी फैमिली के खिलाफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस शुरू किया था। जिस रेफरेंस का मकसद ये था कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये पूरा मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ले गई थी, एक पूरी तहरीक चलाई थी हुकूमत ने, जिसका मकसद ये था कि काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोका जाए और ये कि उनको मिसकंडक्ट की बुनियाद पर उनको सर्विस से निकलवाया जा सके। और इसके साथ साथ ये जो पूरा केस था इसकी बुनियाद लंदन की 3 प्रॉपर्टीज़ है। इस हवाले से हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जो लंदन का जो कनेक्शन है उसके हवाले से एक्सक्लूसिव नई डिटेल्स भी देंगे कि वो क्या कनेक्शन क्या है, क्या वजह बनी कि जिसकी बुनियाद पर जो पहले जो 10 जजेस थे, जो टोटल जो 10 जजेस थे उनमें से अब 6 जजेस हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा की हमायत में उन्होंने फैसला दिया। उन्होंने उनकी नज़रसानी की जितनी भी जो एप्लीकेशन थी उनको कबूल किया, जबकि जो डिसेंडिंग जो नोट है वो आया है 4 जजेस की तरफ से। काजी फायज ईसा और उनकी फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के जो करंट जो जुडिशल सिस्टम है ये उसके लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है, क्योंकि इस केस के हवाले से बहुत सारे जो फैक्ट्स थे वो बिल्कुल सामने थे कि काजी फायज ईसा को टारगेट किया जा रहा है। और काजी फायज ईसा को इस हवाले से उनकी फैमिली को जिस तरह की स्क्रूटनी को जो उनकी की गई इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। और उसकी एक रिफ्लेक्शन आज कोर्ट में उस वक्त भी सामने आई जब काजी फायज ईसा की मिसेज सरीना ईसा ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उमर अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनसे बड़ा डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने ये कहा कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हैं उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी प्रॉपर्टीज एसेट सारे डिक्लेयर कर दिए हैं काजी फायज ईसा की बीवी होते हुए, जबकि उनका उनकी प्रॉपर्टीज से ताल्लुक भी नहीं था। उन्होंने जजेस से सवाल किया कि क्या उनकी बेगमात भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगी। इससे पहले सरीना ईसा कोर्ट में खड़े होकर ये भी कह चुकी हैं कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके जो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं, ख़ासतौर पर शहजाद अकबर, क्या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ और सारे एसेट्स और उनकी जो बेगमात के एसेट्स हैं, उनके बच्चों के एसेट्स हैं, क्या उन्होंने वो डिक्लेयर किए हैं। ये वो सारी कार्रवाई है जो इससे पहले हुई। लेकिन ये बहुत जो अहम डिसीजन आया है इसमें जो 6 जजेज हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा की रिव्यू पिटीशन को 6-4 से एक्सेप्ट किया, उनमें जस्टिस मकबूल बाकर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, मंसूर अली शाह हैं, जज आफरीदी और जस्टिस मजहर आलम है। ये 6 जजेस वो हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा की रिव्यू पिटीशन को सब रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस सजाद अली शाह ने डिसेंटिंग उन्होंने नोट्स लिखे, उन्होंने डिसेंटिंग उन्होंने साइड ली, जिसका मतलब ये है कि वो काजी फायज ईसा के खिलाफ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो समझते हैं कि उसमें जो एफबीआर को इन्वॉल्व किया गया वो सही था। इस केस का अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो ये पिछले साल जून में ये फैसला आया था जिसमें जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था वो तो क्वैश हो गया था, लेकिन उस वक्त जो मेजॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को और जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उसको ये ऑथराइज किया था कि वो इन्वेस्टिगेट करें काजी फायज ईसा की फैमिली को। और इसका ताल्लुक है उन 3 प्रॉपर्टीज़ से जो लंदन की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एक्सक्लूसिवली आप उन प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं जो लंदन से जिनका कनेक्शन है। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ईस्ट लंदन का जो वॉल्थमस्टो एरिया वहाँ पे, और एक सेंट्रल लंदन का फ्लैट है। ये वो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको बुनियाद बनाकर काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया था। और उसमें मौक़िफ़ हुकूमत का ये था कि ये जो एसेट्स हैं ये एक्चुअली काजी फायज ईसा के हैं, और ये कि काजी फायज ईसा ने इन एसेट्स को अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है, जो अपने डिक्लेरेशन है, उसमें उन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया, यानी कि ये कि उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ एसेट की है। और इस तरह से अगर कोई भी जज जो अपने पूरे एसेट्स डिक्लेयर नहीं करता, अपनी वेल्थ डिक्लेयर नहीं करता और उसको कंसील करता है तो ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आती है। और इस केस को जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस बुनियाद पर दायर किया गया था
कि अगर तो कंसीलमेंट ऑफ एसेट प्रूव होती है तो इसका मतलब ये है कि काजी फायज ईसा फिट और प्रॉपर जज नहीं है, और ये कि उन्होंने झूठ बोला और इस बुनियाद पर उनको उनकी मुलाजमत से फारग किया जाए। उसके साथ साथ एक ख्याल उस वक्त हुकूमत का ये भी था कि काजी फायज ईसा को इस हवाले से उनको कहा गया कि वो मनी ट्रेल पेश करें और साबित करें कि ये जो एसेट्स हैं उनके नहीं है। ख्याल हुकूमत का ये था कि काजी फायज ईसा की डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और दो बातें हो सकती थी। एक तो ये कि या तो ये प्रॉपर्टीज़ काजी फायज ईसा की होंगी और ये कि उन्होंने उनको डिक्लेयर नहीं किया, और दूसरा ये कि वो मनी ट्रेल साबित नहीं कर सकेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि बेनामी बुनियादों पर काजी फायज ईसा के खिलाफ फर्दर एक्शन होगा। इस केस का जो बैकग्राउंड है उस हवाले से सबको पता है, इसमें जो हुकूमत का एक क्लियर मौक़िफ़ सामने आ चुका है। हुकूमत ने इस हवाले से काजी फायज ईसा के खिलाफ वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन इस पूरे केस में जो जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जब तहकीकात की गई तो पता ये चला कि जो तकरीबन इनकी जो उस वक्त जो तीनों प्रॉपर्टीज़ की जो मॉर्गेज अमाउंट पे की गई थी, जो मॉर्गेज उस वक्त जो पैसे पे किए गए थे, जो तकरीबन 2011 के बाद की बात है, 11 और 15 के दरमियान की बात है। एलिगेशन ये लगा कि काजी फायज ईसा की जो फैमिली है, जिन्हें उनकी मिसेज हैं, उन्होंने ये 3 प्रॉपर्टीज़ ली, और ये कि उन्होंने वो एक्चुअली काजी फायज ईसा की प्रॉपर्टीज़ हैं। इस पर जो काजी फायज ईसा की मिसेज हैं उन्होंने अपना पूरा मनी ट्रेल पेश किया। उन्होंने जिसको ये कहा जा सकता है कि पेनी अगेंस्ट पेनी उन्होंने प्रूव किया कि तकरीबन 7.5 लाख इन पर जो लंदन की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी अमाउंट थी, और ये वो सारे पैसे हैं जो उन्होंने लीगल चैनल्स के ज़रिए अपनी जो डिक्लेयर्ड इनकम है, जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान में टैक्स पे किया हुआ है, उस इनकम से उन्होंने इसको लंदन भेजा। और उन्होंने ये 3 प्रॉपर्टीज़ ली, जिसमें वह एक प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम पर है, एक उनके बेटे के नाम पर है, और एक उनके अपने नाम पर है। उनकी जो बेटी और बेटे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सलीना फायज ईसा हैं, उन वो भी जॉइंट उनकी ऑनरशिप बनती है। और उसकी वजह ये है, जो यहाँ पर जो HMRC जो रेवेन्यू एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट है, उनका ये कहना है कि वो मॉर्गेज के हवाले से उन्होंने ये अंडरटेकिंग दी थी कि अगर उनके बच्चे जो उस वक्त वो यहाँ पर लंदन में थे, पढ़ भी रहे थे और उस वक्त जॉब भी कर रहे थे, कि वो मॉर्गेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और उन्होंने इस्टेब्लिश किया था कि पाकिस्तान में उनके पास इतने एसेट्स हैं जो उनको जो उनके नाम पर हैं, कि वो उनके मॉर्गेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, और पिछले तकरीबन 7-8 साल से उनकी वो मॉर्गेज बराबर जा रही है। ये वो बुनियाद थी। लेकिन इस पर फिर जो एसेट्स रिकवरी यूनिट है, जिसको शहजाद अकबर रन करते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक जासूसी कंपनी हायर की, और जासूसी कंपनी के जरिए ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई। उनके काजी फायज ईसा के जो बच्चे हैं उनकी स्पाइंग की गई, और ये चेक किया गया कि वो एग्जैक्ट उनकी ऑनरशिप क्या होनी चाहिए, क्या वो वहाँ पर रहते हैं या नहीं आते, जो टेनेंट्स वहाँ पर रह रहे थे उनकी डिटेल्स दी गई, और उसको बुनियाद बनाकर ये पूरा रेफरेंस फाइल किया गया। लेकिन उसके बाद जब जो सुप्रीम कोर्ट में जो काजी फायज ईसा की जो मिसेज हैं, उन्होंने FBR के सामने भी ये सारी डिटेल्स पेश की, लेकिन FBR का चूँकि उस वक्त FBR ने बहुत सारी जो डिटेल्स थी उनको मानने से इनकार कर दिया, और ये क्लियर लगने लगा उनकी भी जो काजी फायज ईसा की मिसेज ने ये कहा कि FBR एक पॉलिटिकल विच हंट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है और उनको टारगेट कर रही है। फिर ये सारा मामला जो सुप्रीम जो इस वक्त जो रेफरेंस था वो काजी फायज ईसा की रिव्यू पिटीशन है वो गई, जिसमें कोर्ट ने काजी फायज ईसा की इस एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट कर दिया था कि पूरे मामले की ब्रॉडकास्ट जो लाइव होनी चाहिए, क्योंकि काजी फायज ईसा कह रहे थे कि पूरी कौम देखे कि इस केस में है क्या और कैसे उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनका यह कहना है कि उन्होंने चूँकि फैज़ाबाद धरने में जो फैसला दिया था वो बुनियाद, इस बुनियाद पर उनको टारगेट किया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस हवाले से उनके खिलाफ एक कैंपेन खड़ी की हुई है, जिसका मकसद उनको विक्टिमाइज करना है, उनको टॉर्चर करना है। हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई पॉलिटिक्स या मैलिस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि ये मेरिट पे हो रही है सारी बात। जो स्पाइंग कंपनी थी उसको तकरीबन 7,500 पाउंड दिए गए। 1 महीने तक उस स्पाइंग कंपनी ने ये पूरी कार्रवाई की। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ अर्सा कबल जो हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर जो बरतानवी जो रेवेन्यू एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट उसको बाकायदा तौर पर उनकी मदद ली और उनसे कहा कि वो इस बात में उनको पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें। ये वो एविडेंस है जो हुकूमत पाकिस्तान ने फिर कोर्ट में पेश नहीं किया। वजह उसकी ये है कि रेवेन्यू एंड कस्टम्स ने हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर लिख कर दिया कि जो काजी फायज ईसा की मिसेज ने जब पाकिस्तान से पैसे बैंकिंग चैनल के ज़रिए भेजे, उसके ऊपर यहाँ बाकायदा तौर पर चूँकि
ये एक फॉरेन कंट्री से पैसे आए थे, उनके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स किए गए, उनको मुख्तलिफ उनसे सवालात पूछे गए, उन्होंने वो सारे टेस्ट पास किए। बैंक्स जो थे यहाँ के, उन्होंने जितनी भी रेगुलेशन थी उन्होंने अप्लाई की, और उसके बाद उनको 3 मोर्गेजेस दी गई। यानी बरतानवी हुकूमत, बरतानिया का जो रेवेन्यू एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट है, जो 2 डिफरेंट बैंक हैं जिन्होंने मोर्गेज दी है, और जो सोलिसिटर्स थे उस वक्त काजी फायज ईसा के, उन सब ने अंडरटेकिंग दी, गारंटीज दी, और पूरा सारा काम लीगल बेसिस पर हुआ। ये वो जो डिस्क्लोजर है जो बरतानवी हुकूमत के डिपार्टमेंट ने दिया, और इसको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस फार्मूला के तहत लिया गया, लेकिन इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया। और उसकी वजह यह है कि अगर इसको पेश कर दिया जाता तो फिर केस नहीं ख़त्म होना था, कि बरतानवी हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान से आने वाला पैसा बिल्कुल लीगल था, और ये कि उसमें कोई और फंड्स इस्तेमाल नहीं हुए। उनकी काजी फायज ईसा की जो वाइफ है उनका भी यही मौक़िफ़ था, लेकिन उसको जो कंट्रोवर्शियल बनाया गया। अब जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें मेजॉरिटी जो डिसीजन है, उन्होंने जो काजी फायज ईसा और उनकी फैमिली का जो वर्जन है उसको एक्सेप्ट किया है, और अब जो डिटेल डिसीजन है वो तो कुछ अरसे के बाद आना है। लेकिन इस वक्त तक जो आज फैसला आया है, ये बहुत ही इस हवाले से लैंडमार्क डिसीजन है कि इसने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है कि जो काजी फायज ईसा हैं, उनकी जो मिसेज हैं, उन्होंने अपने जो लंदन की 3 प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, उनकी कानूनी बुनियाद थी, और ये कि उस हवाले से उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। और काजी फायज ईसा का जो जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि उनका उन प्रॉपर्टीज़ की बेनिफिशियल ऑनरशिप से किसी भी हवाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो पूरा मनी ट्रेल है वो सारे का सारा उन्होंने साबित कर दिया है। हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है इस हवाले से कि हुकूमत ने पिछले तकरीबन 2 साल अपने इस केस में लगा दिए, और अब जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें क्लियर इस हवाले से डिवीजन भी देखने में आई। और जो काजी फायज ईसा ने बार बार इस बात पे इंसिस्ट किया कि उनको पॉलिटिकली उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, अब ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो काजी फायज ईसा का जो नुक्ता नज़र है उससे इतफाक़ करते हैं, और इसी बुनियाद पर उन्होंने सारी रिव्यू पिटिशंस को एक्सेप्ट किया है।